दोस्तों पाकिस्तान जो है वो तो इस वक़्त इस चीज़ की खुशियाँ मना रहा है कि हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस चीज़ पे बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जो है वो इंडोनेशिया से और मलेशिया से हमें तेल आ रहा है, खुर्दनी तेल यानी कि खाने-पीने वाला जो है हम जो पकाते हैं जिससे हम अपने फूड बनाते हैं जिससे वो तेल आ रहा है। तो इसके साथ-साथ ये तो हमारी छोटी-छोटी खुशियाँ हैं क्योंकि हम बहुत सारी और चीज़ों में जो है वो फँस चुके हुए थे और हमें एक्चुअली जो काम करना था अपनी स्टेट को आगे लेके जाने में वो हम नहीं कर सके। ख़ैर, जो चीज़ मैं आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये जो है ये बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और ये तकरीबन समझ लें कि 2000 में सन 2000 में ये बना था लेकिन इसको ये ऑपरेशनल नहीं रहा, इसको दोबारा ऑपरेशनलाइज़ किया जा रहा है। और बेसिक एम जो है इसका वो है कि ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रमोट की जाए और जो इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन हो। अच्छा ये मज़े की बात है कि ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, कैस्पियन सी को कनेक्ट करता है। और ये जाता है शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, रशिया से और फिर ये नीचे इंडिया तक जो है वो आता है। इसमें बहुत सारे ममालिक हैं, इसमें आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, इंडिया, ईरान हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट समझने के लिए जिसमें टर्की भी बीच में आ जाता है, कुछ अरब ममालिक ओमान को भी बीच में ले आते हैं, सीरिया भी है, रशिया है, ये सारे ममालिक इसमें हैं। अब मज़े की बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल ये ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर है, ज़ाहिर-सी बात है ये जिसे आप कह लें कि इसने एक अपनी पहली जो ट्रांज़िट है रशियन गुड्स की इंडिया तक कंप्लीट की है। दैट इज़ द न्यूज़। ये सारी जब चीज़ें निकलती हैं तो ये जब ट्रैवल करेंगी तो ये इंडिया तक पहुँचेगी। अब ज़ाहिर बात है इसमें रशिया और जो इंडिया है वो बड़े प्लेयर हैं क्योंकि रशिया से ये चीज़ें शुरू होती हैं और इंडिया जो है वहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं। अगर आपको याद हो कि इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट में भी पैसा लगा रहा है और जगहों पे पैसा लगा रहा था, लेकिन रशिया और इंडिया जो है इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं कि जो उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $5 बिलियन पर एनम होगी अगले 4 साल के लिए इस कॉरिडोर के ज़रिए। सो आप ये इमेजिन कर लें कि जो रशियन मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी वो इंडिया तक किस तरह पहुँच रही हैं। अब आप देखें कि इसके ज़ाहिर बात है बीच में नए न्यू मैरीटाइम मैरीटाइम रूट भी इसमें आता है। इसमें अगर आप इसको देखें तो इसमें कुछ एरिया स्विस कैनाल का भी आता है, फिर रेलवे नेटवर्क है, कॉरिडोर हब्स है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो आप स्टार्ट करें सेंट पीटरबर्ग से मॉस्को से होता हुआ ये जो है वो वोल्गोग्राड से होता हुआ एस्ट्राखान से होता हुआ फिर ये आता है जो एक बंदर है बंदर अंज़ाली अंज़ाली ईरान की और वहाँ से होता हुआ फिर ये बंदर अब्बास और देन ये मुंबई तक पहुँच सकता है और फिर यहाँ से होता हुआ फिर मुंबई से निकल के ये जाता है क्रॉसिंग द इंडियन ओशन देन गोज़ टू सूडान एंड इजिप्ट और जो स्विस कैनाल का मैं आपको बता रहा था एंड देन टर्की से ऊपर से फिर वो पुर्तगाल और वो जो यूरोप स्पेन से होता हुआ पुर्तगाल और अटलांटिक से होता हुआ देन ये अगेन नॉर्वे और फ्रांस के बीच में से चैनल से होता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचेगा। सो ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है। कम्युनिकेशन लेन्स को क्यों प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? भई अब देखें ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये तकरीबन 7200 किलोमीटर 7200 किलोमीटर है और ये मल्टी मोड नेटवर्क है। इसमें शिप्स भी हैं, रेल भी है, रोड नेटवर्क भी है। इसमें प्राइमरीली एक जो चैलेंज इनको आता है वो ये है कि इंड इंड ईरान के अंदर उन्होंने जो बंदर अंज़ाली है वहाँ से जब ये चीज़ें पहुँचेंगी, तो ईरान के अंदर इनको एक तेज़ तरीन रेल नेटवर्क चाहिए। जो इनको फिर ये बंदर अब्बास तक लेके आएगा और फिर पर्शियन गल्फ से होता हुआ ये इंडिया में पहुँच जाएगा। अब ये देखें कि ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग ये रोड है, ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे ममालिक बीच में आते हैं और बहुत सारा काम जो है वो होने वाला है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसे आप कह लें कि ये एक सिंक्रोनाइज़ेशन है।
इसीलिए इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन ममालिक के बहुत करीब था, इसीलिए इंडिया रशिया से अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स मेंटेन कर रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट में जो यूएई वगैरह के बहुत करीब है, ओमान के भी है, लेकिन यूएई के साथ खास तौर पे। यूएई के साथ है, पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इस कॉरिडोर से बाहर है। अब क्योंकि हमारी भी रिट कायम रही है, हम भी जो है वो हमने अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने दिया, क्योंकि ये जो है ये अब देखें ना कि ये अगर ईरान से होके इंडिया जाता है पर्शियन गल्फ से, तो व्हाई नॉट इट कैन कम वाया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो हमारा अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ईरान से अफगानिस्तान जाता है तो अफगानिस्तान इज ऑलरेडी अ लॉलेस प्लेस, देन इंडिया आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान कोई चीज भी इंडिया नहीं जाने देना चाहता। हम इस चीज को रोकना चाहते हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जारी बात है एडवांटेजेस कम है और डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसमें। क्यों डिसएडवांटेज ये है कि भई पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी होनी थी, हम उससे बाहर हैं। डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इसी रूट से होते हुए कहीं भी जा सकती थी और पाकिस्तान में इसी रूट से होती प्रोडक्ट्स पाकिस्तान पहुंच सकती हैं, हमें कौन रोक सकता है। बल्कि मैं आज देख रहा था कि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। नॉर्मली लोगों को लगता है शायद पाकिस्तान और ईरान मुसलमान ममालिक हैं तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात कोई नहीं। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे ईरान में और दोबारा यही कहा जी कि मैं ईरानी भी हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो की जो आई थिंक नानी थी, शी वॉज फ्रॉम ईरान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनको जारी बात है इस चीज की जो है वो एक है थोड़ी सी फीलिंग कि भाई ईरान के साथ वैसे भी वो अपने ताल्लुकात को अच्छा करना चाहते हैं, शुरू से ही उनकी कोशिश होती है। पता है एक तकलीफ दह चीज है, हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह जो है वो पीछे रहेगा। अब ये चीज़ जो है कि ये चीज़ किस तरह शुरू होगी, कि माज़ी में इन्होंने हम इंडिया को उसी लेंस से देखते रहे, अभी भी उसी लेंस से देख रहे हैं, इंडिया भी हमें उसी पुराने लेंस से देख रहा है, तो वो नया लेंस कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि आज मैं पहले कह रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हों, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक हों। इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात जो हैं वो ठीक हों और उसके लिए ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए मसले हैं। इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो भी मेन स्ट्रीम हो और पाकिस्तान वैसे ही नहीं मेन स्ट्रीम होना चाहता, क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और इकोनॉमी को हम इतनी वैल्यू नहीं देते और कनेक्टिविटी के गो के पाकिस्तान ने बार-बार ये कहा है कि जी हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। सो जियो इकोनॉमिक्स हम कहते तो हैं अल्फाज की हद तक, लेकिन एक्चुअली उसकी जो ट्रांसलेशन है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या ग्लोबल इस तरह के जो कनेक्शंस हैं उनको हम मटेरियलाइज करें। हम वो सी पैक ब्लॉक में जाके बैठ गए हैं और हमने अगर हमारे रशिया से हमने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश की पिछले कुछ साल, लेकिन वो ताल्लुकात आगे खराब हो गई यूक्रेन के इशू के ऊपर। जब इमरान खान साहब ने रशिया चले गए, वेस्ट नाराज़ हो गया और जब थोड़ी अरसा गुज़रा पता चला कि वेस्ट की तरफ से बड़ा सख्त प्रेशर आ रहा है, तो हमने क्या किया कि हम खामोश हो गए और हमने जो है वो जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक इस्लामाबाद डायलॉग में कह दिया कि जी ये जो रशिया कर रहा है ज़ाहिर बात है दिस इज़ नॉट गुड, ये बंद होनी चाहिए और ये सारा कुछ, और हमने बता दिया कि हम वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर हमने बड़ी क्लियर मैसेजिंग जो है वो कर दी। दैट वाज़ वेरी वेल रिसीव्ड इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज़ वेल कि भई ठीक है पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें अगर हमने जियो इकोनॉमिक्स की बा अब रशियंस भी हमसे नाराज़ हैं इस बात के ऊपर और वो मैं बहुत सारे रशियन से मिला हूँ जब भी कभी, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, अगर उनसे आप इन डेप्थ बात करें, नॉर्मली रशियंस जो हैं, वो दिल की बात नहीं करते और उस तरह खुल-खिला के बातें नहीं करते जिस तरह वेस्टर्न ममालिक करते हैं। ना चाइनीज़ दिल की बात करते हैं, ना रशियंस दिल की बात करते हैं। तो एक दफ़ा मुझे मौका मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप क्यों पाकिस्तान के साथ क्यों ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे हैं? हम मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे हैं, हम एक-दूसरे कोऑपरेशन भी कर रहे हैं और ये सारा कुछ। तो उन्होंने कहा भई प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो लीडरशिप बैठी हुई है मॉस्को में या पर्टिकुलरली क्रेमलिन के अंदर, दैट इज़ अ कोल्ड वॉर की लीडरशिप है और वो उसी लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं, उनका लेंस नहीं बदल रहा। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है, हमारे पास जो ऑटोनॉमी की विंडो वो इतनी छोटी है कि हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से रशिया और अमेरिका के दरमियान चूज़ कर सकें, जिस तरह इंडिया को ये फ्रीडम हासिल है। इंडिया जो है वो डंके की चोट के ऊपर जो है वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू जी न्यूट्रलिटी, वो अमेरिका प्रेशर डालता रहे, वो मानते नहीं है।
जबकि हम जो है हम फ़ौरन लेट जाते हैं, हमारे पास चॉइसेस ही नहीं है। अभी हमें आईएमएफ प्रेशराइज़ कर रहा है कि हमारी कंडीशंस मानो तो सुनने में आ जाएगा कि हमने आईएमएफ की मदद लेने की हमने अमेरिका की मदद लेने की कोशिश की है कि आईएमएफ को कहें कि अपनी शराइ थोड़ी नरम करे। तो अब वो ये जो पॉलिटिकल ताल्लुकात है, क्योंकि हमें पता है कि रशिया और चाइना हमारी मदद कहीं नहीं कर सकते, इनके ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई स्टेक नहीं है। तो क्यों करके हम इनके साथ खड़े हों और हम जो है वो चीज़ जो है वो करें। बट एनी हो इस सारे प्रोसेस से बाहर रहना एक तकलीफ़देह चीज़ है। क्योंकि जो चाबहार है वो पाकिस्तान वो भी जिसे कहते हैं ना एक फुल डीप सी पोर्ट है। बंदर अब्बास जो है या बाकी जो पोर्ट्स हैं उस पे इंडिया उनके साथ काम करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस सारे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है जनाब? और अगर हम इससे बाहर हो गए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी और कमज़ोर हो जाएगी और हमें कौन इसमें लेगा? हम एससीओ का हिस्सा भी बने लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। सो हम वी ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप्स बट वी आर नॉट इन अ पोज़ीशन टू डिलीवर हम डिलीवर करने के पोज़ीशन में नहीं आते। अब इंडियंस ने चाबहार में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है। जिसे आप कह लें कि लेकिन वो उस तरह अभी जो बंदर अब्बास इंडिया की पोर्ट है वो तकरीबन सुनने में आया कि 85% जो ईरान की जो सी बॉर्न ट्रेड है वो उस पे सारा उसके ऊपर प्रेशर है। चाबहार की भी भली कैपेसिटी है इसीलिए इंडिया चाबहार को करता है क्योंकि इंडिया अंडरस्टैंड्स कि हमें अगर सेंट्रल एशिया जाना है, रशिया जाना है, ऊपर वेस्ट में जाना है तो हमारे लिए एक ही रास्ता है और वो जो रास्ता है वो ईरान की चाबहार पोर्ट है अगर हमने ऊपर जाना है। अदरवाइज़ फिर आप जो है ये और रूट लेना फिर यहाँ से मिडल ईस्ट से होते हुए टर्की एंड देन यूरोप जाना थोड़ा-सा, वो भी एक डिफरेंट कैटेगरी में आता है या अफ्रीका जाना। लेकिन ये लैंड रूट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें सी एंड लैंड रूट एंड जो जिसे आप कहते हैं रेलवे जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी काम वो कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आई थिंक ईरान की कैपेसिटी उस तरह नहीं है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रेलवे इस वक़्त। वैसे तो ईरान के अंदर बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन उनके ऊपर सैंक्शंस होने की वजह से ये मसाइल हैं। सो पाकिस्तान इस जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इससे बाहर है। डिस्पाइट द फैक्ट हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन की बात नहीं करते, लेकिन हमने हिस्टोरिकली अपने आप को इतना सख्त पोजीशन में रखा हुआ है कि हम ना तो इंडियंस को गुजरने देते हैं और ना चाहते हैं उनका हमसे गुजर के भला हो, ना चाहते हैं कि हमारा कोई भला हो वो यहाँ से गुजरे। सो इस माइंडसेट को भी बदलने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है इस माइंडसेट को बदला जा सकता है। द ओनली थिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड इज़ डीप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड देन एक डिसीजन लें जिससे अवाम को भी आहिस्ता-आहिस्ता इत्तला दें ताकि अवाम के अंदर जो नफ़रत पाई जाती है ममालिक के दरमियान वो भी कम हो। एंड आई एम श्योर थिंग्स कैन बी गुड मेरी ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है एंड आई एम श्योर अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी इसमें क्या होता है ये जो पहली ट्रेड हुई है ये इसमें इंडिया या जो जिस तरह मैंने पहले बता रहा था कि $5 बिलियन की एनुअल इसमें ज़रिए से ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये किस हद तक इसको मटीरियलाइज़ कर पाते हैं टाइम विल टेल। गो कि ये प्रोजेक्ट पुराना है सन 2000 2002 से है, तो आइंदा इसमें क्या होता है लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।